हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस के प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस के प्रैक्टिस एमसीक्यू का पार्ट सेकंड वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक ना। क्वेश्चन है, अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर द आर्टिकल 249 empowering the parliament to legislate on a state subject in a national interest remain in force for a period। तो अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा, कि जो आर्टिकल 249 है, इसमें पावर दिया जाता है पार्लियामेंट को कि वो जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पर भी कानून बना सकती है, तो नेशनल इंटरेस्ट में है। तो इस प्रकार को जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो कितने समय के लिए फोर्स में रह सकता है, तो ये रह सकता है एक बार में 1 साल के लिए ही इनफोर्स में रह सकता है। तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक ना। तो अगर कोई रेजोल्यूशन है जो पास किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, कि कोई भी मैटर है वो नेशनल इंटरेस्ट में है, तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। ये 1 साल के लिए फोर्स में रहता है। इस प्रकार का जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए, जो मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। और जो ये एक्सटेंशन है, इसको एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसे कर करके कई बार रिन्यूड किया जा सकता है, अनलिमिटेड टाइम किया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक बार में 1 साल के लिए। ठीक ना। और इस प्रकार का अगर रेजोल्यूशन समाप्त हो जाता है तो 6 महीने के बाद वो उसका इफेक्ट जो है तो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेसिडरी पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो यहाँ पर रेस्ट्री पावर जो हो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है वो आपको फाइंड करना है। ठीक ना। रेस्ट्री पावर है बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट। तो जितनी भी रेस्ट्री पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट्स को दी है। ये सही है। 3 प्रकार की लिस्ट है, 3 में एक स्टेट को, एक यूनियन की है, एक स्टेट की, एक कंकरेंट। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो सब रेस्ट्री पावर में आता है, वो यूनियन पार्लियामेंट के पास रहता है। ठीक ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इन मैटर ऑफ रेसिडरी पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो रेसिडरी पावर के मैटर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है, द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर मैटर फॉल्स अंडर द रेसिडरी पावर आर नॉट इज द पार्लियामेंट। जो फाइनल अथॉरिटी होती है ये डिसाइड करने के लिए कोई भी जो मैटर है ये रेसिडरी पावर में आता है कि नहीं, ये अथॉरिटी जो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ना कि पार्लियामेंट के पास। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेस द रेसिडरी पावर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने रेसिडरी पावर को गवर्नर जनरल के हाथ में रखा था, अधिकार क्षेत्र में रखा था। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। 4 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसी नंबर जो ऑप्शन है वो, यानी 1 और 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी डायरेक्शन आर इशूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट एंड दे हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विथ, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर कोई भी डायरेक्शन दिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा स्टेट को और स्टेट उसको फॉलो नहीं करते उसके ठीक, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट हैड फेल्ड एज पर आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह माना जाएगा कि जो स्टेट की मशीनरी है वो फेल्ड हो गई है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द स्टेट हैज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड एक्शन अंडर आर्टिकल 365 इज रिक्वायर्ड। यह माना जाएगा जो स्टेट्स का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वो फेल हो चुका है और इसके लिए एक्शन की जरूरत है आर्टिकल 365 के अंतर्गत। या सी नंबर ऑप्शन है, यूनियन गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एडवाइजर टू हेल्प द गवर्नर फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ हिज फंक्शंस। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर के लिए एक एडवाइजर्स को अपॉइंट करेगी। या फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि जब पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द स्टेट, कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी स्टेट्स के लिए कानून बनाए। तो इनमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन। यह माना जाएगा कि जो स्टेट्स की मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, वो पूरी तरह फेल हो गई है और इसलिए वहाँ एक्शंस लिया जाना चाहिए आर्टिकल 365 के तहत। ठीक ना। तो ये माना जाए, ये जो है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। करेक्ट आंसर स्टेटमेंट कौन सा था, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असर्शंस रीजंस का क्वेश्चन है, असर्शंस दिया है द कॉन्स्टिट्यूशंस मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर्स टू लेवी टैक्स एंड पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीड ऑफ द टैक्स सो लेवीड। यह कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह डिस्टिंक्शन अंतर करता है कि कौन सा जो टैक्स है वो लेवीज किया जाएगा और किस प्रकार से टैक्स का अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उस पर पूरा डिस्टिंक्शन बताता है, उसको अंतर्गत करता है। तो ये करेक्ट असर्शंस है, ठीक है। रीजंस कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड ग्रांट इन एड टू स्टेट्स फ्रॉम द सेंट्रल रिसोर्सेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट इन एड देने की बात करता है स्टेट्स को सेंट्रल रिसोर्सेज से। तो ये भी स्टेटमेंट रीजंस भी आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर रीजंस जो है तो एक्सप्लानेशंस करेक्ट एक्सप्लानेशन नहीं है आपके असर्शंस का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। बोथ असर्शन और रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लानेशन ऑफ असर्शंस, ठीक ना। तो बी नंबर आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली डिफाइन है कि किस सब्जेक्ट पर स्टेट टैक्स लगाएगा, किस में जो हो तो यूनियन लगाएगा, ठीक ना। और कौन से मैटर कंकरेंट लिस्ट में आएंगे जिसमें दोनों लगा सकते हैं, ठीक ना। और साथ ही साथ यह भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट इन एड देने की बात करता है स्टेट्स को, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका असर्शन रीजन दोनों करेक्ट था, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच है। पहला है ड्यूटीज लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय स्टेट्स। ऐसे ड्यूटीज जो यूनियन के द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट जो है तो स्टेट्स के द्वारा किए जाते हैं। उसमें आता है आपका सक्सेशन ड्यूटी एंड स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अदर देन एग्रीकल्चर। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक ना। नेक्स्ट है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू द स्टेट। ऐसे टैक्स जो लगाए भी यूनियन के जाते हैं, कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन असाइन कर दिए जाते हैं स्टेट्स को। उसमें आपका स्टाम्प ड्यूटी या ड्यूटी ऑन द एक्सरसाइज ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन आता है, ये भी करेक्टली मैच नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आप करेक्ट आंसर है वो नाइदर वन नाइदर टू। आइए इसको समझ लेते हैं। जो ऐसे टैक्स जो लेविड किए जाते हैं सेंटर के द्वारा लेकिन कलेक्टेड और अप्रोप्रिएटेड जो किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, जो आर्टिकल 268 में दिया है उसमें आपका आता है स्टाम्प ड्यूटीज, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टाम्प ड्यूटीज जो तो सेकंड नंबर पे दिया था, इसका करेक्ट मैच ये होना चाहिए था, ठीक ना, जो कि वहां पर गलत हुआ था, गलत दिया हुआ था। जो ऐसे टैक्स जो लेविड और कलेक्ट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा लेकिन असाइन कर दिए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा, इस टैक्स के अंतर्गत आता है आपका टैक्सेस ऑन द सेल और परचेस ऑफ द गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड है। इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान जो भी गुड्स खरीदे जाएंगे बेचे जाते हैं उसमें जो टैक्स लगाया जाता है, और जो कंसाइनमेंट्स ऑफ द गुड्स होते हैं इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान उसमें जो टैक्स लगाया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 269 के अंतर्गत, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था। तो इस प्रकार आपका ना तो फर्स्ट मैच करेक्ट था ना तो सेकंड, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फैसिलिटेट यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्रोविजन ऐसे हैं जो यूनियन को कंट्रोल देते हैं स्टेट्स के ऊपर। ऑल इंडिया सर्विसेज के द्वारा यूनियन कंट्रोल करता है स्टेट को, ट्रू है। ग्रांट इन एड देता है यूनियन स्टेट्स को, इसके द्वारा भी कंट्रोल करता है, ये भी ट्रू है। और इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा भी जो तो यूनियन जो है तो कंट्रोल रखता है स्टेट्स पर, ठीक ना, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पर आपको तीनों जो है तो ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑल इंडिया सर्विस में आपके आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक ना। ग्रांट इन एड भी देता है यूनियन, और इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत गठित होती है, जो कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करती है यूनियन और स्टेट्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ यूनियन गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट वाज अडॉप्टेड बाय द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। जो आइडिया है कि यूनियन जो है तो डायरेक्शन देगा स्टेट्स को, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। तो आइडिया जो आया है कि यूनियन जो है तो डायरेक्शन देगा स्टेट्स को, ये अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक ना। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में अगर कोई भी मैटर है उसमें पावर जो एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की वो पार्लियामेंट के पास है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है।
पावर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ हैव पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन कंकरेंट लिस्ट। अगर कोई मैटर कंकरेंट लिस्ट में है सब्जेक्ट, तो उस पर स्टेट भी कानून बना सकता है और पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना था, ठीक ना। सी नंबर है स्टेटमेंट, इन सर्टेन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट गिवन इन यूनियन लिस्ट। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है जब स्टेट जो है, तो स्टेट विधानसभा जो है तो वो कानून बना सकती है यूनियन लिस्ट में। ऐसा कोई भी मैटर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है कि स्टेट जो है तो यूनियन लिस्ट में कानून बनाए। तो ये आपका सी नंबर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसे हालात होते हैं जब स्टेट सब्जेक्ट पे जो है तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है। यदि वो नेशनल इंटरेस्ट में है ऐसे सब्जेक्ट, तो उस पर कानून बना सकती है। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं होती जब स्टेट लेजिस्लेचर जो हो तो यूनियन लिस्ट में कानून बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्सन्स रीजन्स का। असर्सन्स दिया हुआ है, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सरकारिया कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो अपॉइंट किए जाना चाहिए जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वहां के स्टेट के, उनके कंसल्टेशंस के द्वारा। तो ये आपका करेक्ट असर्शंस है। रीजंस दिया गया है, दिस कुड बी अचीव थ्रू द अमेंडिंग द आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 165 जो है तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित नहीं है बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट से है। तो ये आपका रीजंस जो है तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक ना। तो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि चीफ मिनिस्टर्स के कंसल्टेशन से ही गवर्नर को अपॉइंट किया जाना चाहिए स्टेट्स में, ठीक ना। और जो आर्टिकल 165 है वो संबंध है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से, ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के। जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो आर्टिकल 155 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग सेड there can be no doubt that the standard of administration depend upon the caliber of civil servant who are appointed to these strategic post। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है तो इंडियन पॉलिटी के डुअल नेचर्स को बताते हुए कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिपेंड करता है कि जो सिविल सर्वेंट है उनके क्या कैलिबर है, ठीक ना। वो किस पोस्ट पर, किस स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं, उनके कैलिबर क्या है उस पर निर्भर करता है, ठीक ना। ये स्टेटमेंट किसका था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पे कानून बनाने की पावर किसके पास होती है? ये केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है। तो यहाँ पर डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट आपके सभी इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहा था यूनियन गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। तो मोर पावर नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट है मोर पावर देन द यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट के पास होती ही नहीं पावर, ठीक ना। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है इक्वल पावर। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या था? ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, verdict of the Supreme Court of India in which of the following cases have direct bearing on the center state relations। तो इनमें से कौन सा केस ऐसा था जो सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित था? तो एस आर बम्बई केस था, ठीक ना। एस आर बम्बई केस जो था ये सेंटर स्टेट रिलेशन से, बाकी जो तीनों केसेस हैं उसका सेंटर स्टेट रिलेशन से कोई इफेक्ट नहीं था उस पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक ना। एस आर बम्बई केस जो था वो सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित था, ठीक ना। जिसमें आर्टिकल 365 के 356 में जो प्रेसिडेंट रूल है उसके मिसयूज के किस प्रकार डील किया जाएगा उससे संबंधित था। वहीं पर जो केशवानंद भारती केस था ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से संबंधित केस है, ठीक ना। जिसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केस जो मेनका गांधी केस था ये आपका आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपैंड किया गया था। वहीं इंदिरा साहनी केस जो 1992 में हुआ था ये ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित केस था। इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ जो ओबीसी का रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में उसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शंस और रीजंस का। असर्शंस दिया हुआ है पार्लियामेंट आर ए स्टेट लेजिस्लेचर शुड कीप विद इन द डोमेन टू असाइन टू इट एंड वन शुड नॉट ट्रेसपास द इनटू द डोमेन रिजर्व फॉर अदर्स। यहाँ पर कहा गया है पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेटर हो, उनको अपने डोमेन में ही जो डोमेन दिए गए हैं उसी में कानून बनाना चाहिए। उसके कानून किसी भी अथॉरिटी को एक दूसरे के डोमेन में कानून नहीं बनाना चाहिए जो दूसरे के लिए रिजर्व है। तो ये स्टेट असर्शंस आपका करेक्ट है, ठीक ना। साथ रीजन कहा गया है कि लेजिस्लेचर विल बी इनवैलिड इफ इंक्रोचेस ऑन मैटर्स विच हैव बीन असाइंड टू अनदर लेजिस्लेचर। यदि ऐसा कोई भी कानून बनाया जाता है किसी भी के द्वारा जो दूसरे के मैटर में जो दूसरे के लिस्ट में वो सब्जेक्ट आता है तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रीजंस भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर असर्शंस रीजन दोनों करेक्ट है और रीजंस करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय स्टेट्स। तो इनमें से ऐसे कौन से टैक्स हैं जो लेवीड किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और रिटेन भी स्टेट्स के द्वारा किए जाते हैं। वो उसमें आता है आपका टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ द गुड्स इनटू लोकल एरिया, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट। ये सभी जो है तो टैक्सेस जो है तो ऐसे हैं जो लेवीड, कलेक्टेड और रिटेन तीनों जो है तो स्टेट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स बिलोंग टू यूनियन एक्सक्लूसिवली। तो इनमें से कौन से टैक्स ऐसे हैं जो केवल यूनियन से बिलोंग करता है। तो वो है कस्टम ड्यूटीज, ठीक ना। कस्टम ड्यूटीज ऐसा है जो लगाया जाता है गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, और ये टोटली बिलोंग करता है यूनियन गवर्नमेंट से। जबकि लैंड रेवेन्यू जो है तो स्टेट का सब्जेक्ट है। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स जो है ये यूनियन और स्टेट दोनों के द्वारा लगाया जाता है। और कॉर्पोरेशन टैक्स भी ऐसा टैक्स है जो लेविड जो है तो यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता कॉर्पोरेशन टैक्स पर यूनियन का, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो एक्सक्लूसिव होता है केवल यूनियन से संबंधित है वो कस्टम ड्यूटीज है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा प्रैक्टिस एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी पर। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।